मेरे सभी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं एक प्रसिद्ध कहानी को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ, जिस कहानी का नाम है उसने कहा था। दोस्तों, इस कहानी के रचयिता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कि एक प्रसिद्ध कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। और उसने कहा था कहानी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। और यह जो कहानी है ये प्रेम प्रधान कहानी है। और इस कहानी को कहीं न कहीं आपने पढ़ा होगा, चाहे स्कूल लाइफ में पढ़ा हो या कॉलेज लाइफ में। तो आज मैं इसका सारांश लेकर प्रस्तुत हूँ और आगे आने वाले वीडियो में मैं इस कहानी का समीक्षा भी लाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं उसने कहा था कहानी। इसके पहले हम कुछ गुलेरी जी और इस कहानी के बारे में जान लेते हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के बहुत ही महत्वपूर्ण कहानीकार हैं और वे प्रकांड विद्वान, भाषा मर्मज्ञ तथा गंभीर शोधकर्ता हैं। ऐसा व्यक्ति किशोर वय पर इतना विद्वान है, भाषा मर्मज्ञ और गंभीर शोध करता है, और ऐसा व्यक्ति होकर भी वह किशोर वय के प्रेम की कहानी भी लिख सकता है, ऐसा हमें विश्वास नहीं होता। फिर भी जिस व्यक्ति ने सिर्फ 3 ही कहानियाँ लिखी हो, और वह भी हिंदी कहानी के प्रारंभिक दौर में, यह बहुत विस्मयकारी प्रतीत होता है। गुलेरी जी ने केवल 3 कहानियाँ लिखी है और इन्हीं 3 कहानियों के माध्यम से ये अपनी कहानी के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए हैं। तो प्रारंभिक दौर में विस्मयकारी प्रतीत होता है, 3 ही कहानियाँ इन्होंने लिखी है। और उसने कहा था जो कहानी है वह हिंदी की उस दौर की प्रतिनिधि पत्रिका सरस्वती में छपती थी, प्रकाशित हुई थी। प्रकाशित होते ही यह जो कहानी है वह चर्चित हो गई, और यह चर्चा हिंदी कहानी की दुनिया में आज भी जारी है। तो इस कहानी के गठन के कारण, इस कहानी की शैली के कारण यह जो कहानी आज भी है वह चर्चा के केंद्र में है। और भारत के जिन विश्वविद्यालयों में हिंदी कहानी पढ़ाई जाती है, वहाँ उसने कहा था कहानी भी अवश्य पढ़ाई जाती है। इस कहानी के केंद्रीय संवेदना में हम देखते हैं कि प्रेम तथा विश्वास की भावना इसका केंद्रीय तत्व है, केंद्रीय संवेदना है। उसने कहा था कहानी युद्ध की जो पृष्ठभूमि है, वह युद्ध की पृष्ठभूमि पर रची कथा है, यह जो कहानी है। और इसमें हम देखते हैं कि युद्ध की पृष्ठभूमि पर जो कथा विन्यास रचा गया है, और इनमें संबंधों के विश्वास को यह रेखांकित करती है। इसमें किशोरावस्था के सहज आकर्षण और पवित्र स्नेह संबंध में परिणत होकर भावों के संसार से डूबता हुआ उतरता शुद्ध कर्तव्य भावना का जो रूप है वह धारण कर लेता है। तो इसमें यह बताया गया कि किशोरावस्था का जो प्रेम था, जो कि आकर्षण और पवित्र प्रेम था, यह संबंध में परिणत होकर भावों के संसार में डूबता उतरता विशुद्ध कर्तव्य भावना का रूप धारण कर लेता है। वह जो प्रेम है वह एक कर्तव्य का रूप कैसे बन जाता है, इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रसिद्ध कहानी के कथासार को पढ़ लेते हैं। तो कहानी के कथासार है, इसको हम देखते हैं। उसने कहा था कहानी का प्रारंभ अमृतसर में एक बाजार से होता है। अमृतसर में बम्बू काट बाजार का वातावरण निर्मित करती हुई कहानी आगे बढ़ती है। ऐसे बम्बू काट की भीड़ भाड़ से होकर 12 वर्षीय लड़का और 8 वर्षीय लड़की चौक की दुकान पर आ मिलते हैं। दोनों सिख हैं। लड़का अपने मामा के केस धोने के लिए दही और लड़की रसोई के लिए बढ़िया लेने आई है। इन दोनों का तभी मेल होता है और बातचीत से ये के परिचय से ये आगे बढ़ती है। तो बातचीत करते करते ज्ञात होता है कि दोनों अपने मामा के यहाँ रहते हैं। लड़का लड़की से पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? लड़की कहती है, धत,
और यह कहकर वह भाग जाती है। उनके मिलने का यह सिलसिला कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ, कभी कहीं 1 माह तक ऐसा मिलने का सिलसिला चलता रहता है। और लड़का हर बार उसी तरह वही सवाल पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? और लड़की वही जवाब देती है, धत। इस तरह पूछने और बताने में ही उनके बीच एक अनकहा मधुर संबंध आकार लेने लगता है, जिसे अपनी अल्प वय के कारण दोनों ही नहीं समझ पाते। इस प्रेम को दोनों ही नहीं समझ पाते। एक दिन इसी तरह मिलने पर जब लड़का कुड़माई के बारे में पूछता है तो लड़की विश्वास पूर्वक जवाब देती है, हाँ हो गई। लड़का कहता है, कब? लड़की कहती है, कल, देखते नहीं यह रेशम का कढ़ा हुआ सालू। लड़के को इस उत्तर से आघात लगता है। वह इसे ठीक ठाक समझ नहीं पाता, किंतु उसकी मनोदशा बदल जाती है और वह गुस्से में अपने रास्ते में आने वालों से बेवजह झगड़ पड़ता है। यह बेचैनी उसकी मनोदशा को प्रकट करती है। कहानी के दूसरे भाग में हम देखते हैं कि दूसरा भाग इस घटना के लगभग 25 वर्ष बाद की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। यह जो काल है वह प्रथम विश्व युद्ध का काल था और फ्रांस में भारतीय सैनिक इंग्लैंड की ओर से जर्मनी के विरुद्ध लड़ने के लिए तैनात किए गए हैं। इस फौज में देखते हैं कि इसमें लहना सिंह है, सूबेदार हजारा सिंह है, वजीरा सिंह, बोधा सिंह, ये 4 पात्र हैं। इसका परिचय हमें मिलता है और आगे की घटनाओं से मालूम पड़ता है कि लहना सिंह वही लड़का है जो पहले भाग में बालक के रूप में मौजूद था, किंतु कहानीकार इस बात का खुलासा यह नहीं करता, वरन दूसरे भाग से कहानी बिल्कुल नए धरातल पर आकर बढ़ती है। यहाँ युद्ध के मैदान की स्थिति का चित्रण किया गया है। तो पहले भाग में जो लहना सिंह है उसके बचपन का चित्रण और दूसरे भाग में 25 वर्ष बाद की घटना जहां लहना सिंह एक सैनिक के रूप में रहता है और युद्ध लड़ने जाता है, उसका चित्रण किया गया है। कहते हैं कि जो कहानी का यह काल है वह प्रथम विश्व युद्ध का काल है और कहानी की बातों के लिए यह एक तरफ तो विश्व युद्ध है जिसमें सूबेदारनी का पति और बेटा तथा लहना सिंह युद्ध के मोर्चे पे तैनात है। तो यहाँ पे जो सूबेदारनी है उनका नाम मैं बता देना चाहूँगा, उनका नाम होरा है, इनके पति का नाम हजारा सिंह और इनके बेटे का नाम रहता है बोधा सिंह, जिसको आगे हम पढ़ेंगे तो जान लेंगे। तो इसमें सूबेदारनी के पति, बेटा और लहना सिंह को बताया गया है। इनकी मुख्य भूमिका है जिसमें लहना सिंह पात्र है, एक पात्र के रूप में नायक का काम करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में इस पार्ट में बताया गया है उसमें सूबेदारनी का पति, बेटा तथा लहना सिंह युद्ध के मोर्चे पर तैनात है। तो इस कहानी के माध्यम से एक तरफ तो विश्व युद्ध है और दूसरी तरफ उनकी भावनाओं का आपसी विश्वास की परीक्षा का भी यहाँ पे युद्ध है। कहना मुश्किल है कि लहना सिंह प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ रहा है या सूबेदारनी की पति और पुत्र की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहा है, यह हम कह नहीं सकते। इस कहानी की खूबसूरती यह है कि यह दूसरा युद्ध अर्थात सूबेदारनी के पति और उनके पुत्र को बचाने का जो युद्ध है यह ज़्यादा मर्मांतक है। लहना सिंह की मृत्यु प्रथम युद्ध में नहीं होती अर्थात विश्व युद्ध में नहीं होती, बल्कि दूसरे युद्ध में उनके पति और पुत्र को बचाते बचाते होती है। तो रिश्तों के विश्वास को बचाने के लिए लहना सिंह की मृत्यु होती है, हम ऐसा समझ सकते हैं। कहानी में जो युद्ध का वर्णन है वह बड़ी ही सूझबूझ और तटस्थता के साथ हुआ है। लेखक ने कहीं भी युद्ध का समर्थन नहीं किया है, सिर्फ युद्ध की भयावहता का दृश्य चित्रित किया है। क्योंकि कहानी का नायक लहना सिंह अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ रहा है, इसलिए अंग्रेज़ों का समर्थन दिखाई देता है। वैसे यह समर्थन भी अंग्रेज़ों का नहीं है, वरन
उस भारतीय फौज का समर्थन है जो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ रही है और जिसमें उसने कहा था का नायक लड़ रहा है। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता लहना सिंह की भावात्मक युद्ध के रंग को गाढ़ा करता है। तीसरे और चौथे भाग में हम देखते हैं कि तीसरे और चौथे भाग में कहानी फिर एक नया मोड़ लेती है। पहले दो भाग केवल कहानी की पृष्ठभूमि और उसके पात्रों के परिचय से जुड़े हुए हैं और इन दोनों भागों में कथा वस्तु का विकास होता है। यहाँ लहना सिंह का बोधा सिंह के प्रति अपनापन और लगाव दिखाई देता है। बोधा सिंह कौन है? यह सूबेदारनी का पुत्र है और इस लगाव और दुलार की सीमा इतनी है कि लहना सिंह बोधा सिंह की न केवल देखभाल करता है बल्कि उसकी पहरा देने की ड्यूटी भी खुद ही करता है। कहानी में एक और नए पात्र का प्रवेश होता है जो खुद को लपटन साहब बतलाता है। वह हजारा सिंह अर्थात सूबेदारनी के पति जो कि सूबेदार थे उनको आदेश देता है। जो लपटन साहब आता है वह बोलता है कि 1 मील आगे 50 जर्मन सैनिकों की टुकड़ी पर तुम जाओ, धावा बोल दो। तो इस तरह से वह धावा बोलने के लिए कहता है और बोलता है कि इसके लिए वह 10 सैनिकों को छोड़कर से सभी को अपने साथ ले जाए। जो नकली लपटन साहब बनकर आता है वह बोधा सिंह की बीमारी के कारण सूबेदार की इच्छा समझकर लहना सिंह सूबेदार के कहने पर बोधा सिंह बीमार पड़ जाता है, जिसके कारण वह खंदक में ही रुक जाता है। इसी दौरान लपटन साहब से बातचीत के दौरान लहना सिंह समझ जाता है कि यह अंग्रेज अफसर नहीं वरन कोई जर्मनी जासूस है। लहना सिंह समझदारी से काम लेता है और उस बहरूपिये पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। इसी समय 70 जर्मन उस खाई पर हमला बोल देते हैं। लहना सिंह वीरतापूर्वक सबका सामना करता है और वजीरा सिंह को पीछे की ओर से भगाकर सूबेदार को सूचित करने के लिए भेज देता है। तो वजीरा सिंह एक और सैनिक है जो कि लहना सिंह का दोस्त रहता है। वह उसको लहना सिंह वजीरा सिंह को भगाकर सूबेदार को सूचित करने के लिए भेज देता है कि धोखा हुआ है। वह जो था वह नकली लपटन था और वह हमारे सैनिकों को मरवाने के लिए यहाँ भेज दिया है करके। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हजारा सिंह की टुकड़ी भी पहुँच जाती है वजीरा सिंह के भागकर बताने के बाद और इस तरह दोनों ओर से जर्मन जो सैनिक है वे घिर जानते हैं और जर्मन सैनिकों का सफाया हो जाता है। इस लड़ाई में लहना सिंह को एक गोली पसली में लगती है। अपना घाव हजारा सिंह और बोधा सिंह से छिपाता हुआ वह लड़ता रहता है। जब उनकी सहायता के लिए डॉक्टर और बीमारों को ढोने वाली जो गाड़ियां पहुंचती है तो एक बार फिर गंभीर रूप से घायल होकर भी लहना सिंह खुद न जाकर हजारा सिंह और बोधा सिंह को भेज देता है और लहना सिंह सूबेदार से कहता है भेजते भेजते कि सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना कि जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। इस तरह से वह अपनी बात सूबेदार को जाते जाते बोलते हैं। कहानी का अंतिम और 5वां भाग जो है वह कहानी का चरमोत्कर्ष पर पहुंचा देती है। लहना सिंह गंभीर रूप से घायल खाई में पड़ा अंतिम सांसें ले रहा है। उसके साथ उसका साथी वजीरा सिंह है। मृत्यु के कुछ समय पहले उसकी स्मृति बहुत साफ हो जाती है। सारे दृश्य परत दर परत अपना रंग बिखेरने लगते हैं। वह दृश्य देखने लगता है मरणासन्न अवस्था में। वह देखता है कि 12 वर्ष का लहना अमृतसर के बाजार है। 8 वर्ष की लड़की से पूछता है तेरी कुड़माई हो गई? हाँ हो गई आदि। ये सब चित्र उसके सामने घूम रहा है। फिर एकाएक 25 वर्ष बाद अब लहना नंबर 70 राइफल्स में जमादार हो गया है। लहना सिंह का सूबेदार के घर जाना, सूबेदारनी से मिलना और उसके वाक्य मुझे पहचाना
आदि से बचपन की बातें सुन लहना की स्मृति का साफ होना, यह सब जो स्वप्न है वह चल रहा है। सूबेदारनी वही 8 साल की लड़की है। उसके जीवन की कहानी लहना चुपचाप सुन रहा है। तो उन स्मृतियों में ये सब चीज़ चल रहा है। सूबेदारनी कहती है कि एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही की दुकान के आगे बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। ऐसे ही इन दोनों के प्राण बचाना, यह मेरी दीक्षा है। तो इस तरह से होरा है, जो कि सूबेदारनी का नाम है, इसने लहना सिंह से कह रहते हैं कि आप इनके पति, होरा के पति और उनके पुत्र दोनों को बचाइएगा। तो इस तरह से लहना सिंह अपने वचन और कर्तव्य को पूरा कर इस पृष्ठभूमि से विदा लेता है। लहना सिंह वचन दिया रहता है कि वह उनकी रक्षा करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लहना सिंह ने अपने वचन और कर्तव्य को किस तरह से पूरा किया और अपना आत्मोत्सर्ग, अपना आत्म बलिदान देकर अपने जो प्यार है, स्वच्छ प्रेम है, निर्मल प्रेम है, इसको इन्होंने पुष्ट किया। तो पूर्व दीप्ति शैली में कहानी का घटनाक्रम पाठकों के सामने सारी परतें खोल देता है। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदानों में घाव से मरा, नंबर 77 सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह। तो दोस्तों, इस तरह से हमने इस कहानी का सार पढ़ा, जो कि बहुत ही प्रभावशाली कहानी है और इसे आप पढ़कर आपके निश्चित ही आंखें गीली हो जाएगी। ऐसी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखी है और इस तरह से हमने इसकी जो कथा सार है इसको पढ़ लिया। आगे के वीडियो में मैं उसने कहा था कहानी की समीक्षा लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको किसी भी विषय पर, आपको हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी विषय आपको चाहिए वीडियो के रूप में, तो आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।